अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज में, वो है सीजर्स एंड एपिलेप्सी। सीजर होता क्या है? सीजर एबनॉर्मल क्लिनिकल इवेंट है जो कॉज होता है जब एबनॉर्मल और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो फ्रॉम सेरेब्रल न्यूरॉन्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो एक्सेसिवली फायर करते हैं, एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करते हैं एबनॉर्मली, तो सीजर होता है। ठीक है, तो जो एबनॉर्मल क्लिनिकल इवेंट है उसको हम सीजर कहते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है? सीजर और एपिलेप्सी दोनों सिनोनिमस नहीं है। एपिलेप्सी टेंडेंसी है कि उसमें सीजर्स हों, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं अगर एक जो है वो सीजर हो तो हम उसको सीजर कहेंगे, अगर मल्टीपल जो हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो वो एपिलेप्सी कहलाएगी। एपिलेप्सी टेंडेंसी है कि उसमें सीजर्स होंगे, और डिफाइन हुआ है एज अ कंडीशन इन विच द पर्सन हैज़ रिकरेंट सीजर। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट को बार बार रिकरेंट सीजर हो ड्यू टू किसी क्रोनिक अंडरलाइन प्रोसेस की वजह से। ठीक हो गया। तो पर्सन जो है जिसको सिंगल सीजर हुआ हो या बार बार रिकरेंट सीजर्स हुए हो किसी करेक्टेबल या अवॉइडेबल सर्कमस्टेंस की वजह से, उनको नेसेसरीली एपिलेप्सी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि एपिलेप्सी में हमेशा कोई ना कोई क्रोनिक अंडरलाइंग प्रोसेस है। अगर एक बार हुआ है सीजर या बेशक बार बार हुए हो, लेकिन वो चीज़ करेक्टेबल है, कोई क्रोनिक चीज़ नहीं है, अवॉइडेबल कोई ऐसी चीज़ है, कोई हाइपोग्लाइसीमिया था या कोई भी ऐसा अवॉइडेबल सर्कमस्टांस था, तो उसको हम एपिलेप्सी नहीं कहेंगे, वो सीजर होगा। सिंगल सीजर जो है वो एपिलेप्सी नहीं होता, लेकिन इंडिकेशन है फॉर इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई द कॉज। ऐसा नहीं है कि अगर सिंगल सीजर हुआ है तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये एपिलेप्सी नहीं है, बस एक बार हुआ है। एक्चुअली अगर एक भी सीजर हुआ है तो ये एक इंडिकेशन है कि आपने कॉज को ढूंढना है। ठीक है, अंडरलाइन कॉज को ढूंढना है, इन्वेस्टिगेशन करवानी है। तो सबसे पहले जो है इसमें एटियोलॉजी बताई गई है सीजर की। सबसे पहले एपिलेप्सी जो है इसके बहुत से कॉजेज होते हैं, सेवरल कॉजेज, जो कि यूजुअली रिलेटेड है एज ऑफ द पेशेंट के हिसाब से। 70 to 90% जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनको अपनी 20 साल की उम्र से पहले कोई ना कोई एक सीजर हुआ होगा। ठीक है, जिनको अभी एपिलेप्सी है उनको पहले हुआ होगा सीजर 20 की उम्र से पहले। एपिलेप्सी प्राइमरी भी हो सकती है, या जिसको हम इडियोपैथिक कह रहे हैं, जो कि प्रीडोमिनेंटली रिफ्लेक्ट करती है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ठीक है, कोई ना कोई जेनेटिक कॉज है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी या इडियोपैथिक। या फिर एपिलेप्सी सेकेंडरी भी हो सकती है। सेकेंडरी यानी किसी स्ट्रक्चरल या मेटाबॉलिक डिजीज ऑफ द ब्रेन के सेकेंडरीली सीजर्स हो रहे हैं उसको। तो ये दो मेन टाइप्स हो गए जिनको आगे हम डिटेल में देखेंगे। पहली टाइप इडियोपैथिक या प्राइमरी एपिलेप्सी, जिसमें हमने कहा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो ये इस तरह की जो एपिलेप्सी है ना, ये 5 से 20 साल की उम्र के दरमियान होती है, या फिर ये लेटर इन द लाइफ भी स्टार्ट हो सकती है। कोई भी स्पेसिफिक कॉज नहीं पता, और कोई न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मिटी भी नहीं होती, ना स्ट्रक्चरल या मेटाबॉलिकल। अगर पेशेंट को सीजर होता है 20 की उम्र के बाद, ठीक है, 20 के बाद, तो इसको हम मस्ट कंसीडर करते हैं कि इसमें कोई ना कोई अंडरलाइन कॉज होगा। फिर वो इडियोपैथिक या प्राइमरी नहीं होगी, वो सेकेंडरी होगी। ठीक है, कोई ना कोई अंडरलाइन कॉज है और 20 के बाद हो रहा है। अगर पहले हो रहा है, कोई कॉज नहीं है, तो वो प्राइमरी या इडियोपैथिक कहलाती है। सेकेंडरी एपिलेप्सी की बात करें तो उसके कॉजेज फॉलोइंग है। सेकेंडरी के उसमें भी जेनेटिक्स आ जाती है। जेनेटिक यानी कि उसमें कंजेनिटल ही जो है उसको कोई एबनॉर्मलिटी हो, या पेरीनेटल इंजरीज हुई हो ड्यूरिंग बर्थ। इसके अलावा सेकेंडरी यानी सेकेंडरीली हो रही है ना एपिलेप्सी, इस तरह याद करें। तो उसमें क्या सेकेंडरीली, किस चीज़ की सेकेंडरीली हो रही है? कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटिक फेलियर, रीनल फेलियर। ठीक है, इसी तरह हेड इंजरी या बर्थ इंजरी, उसमें क्या हो सकता है? कोई ट्यूमर और स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशन हो सकती है। वास्कुलर डिजीजेस की वजह से, जैसे स्ट्रोक की वजह से एपिलेप्सी होता है, या आर्टीरियोवेनस मेल्फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, इसके अलावा इन्फेक्शन भी तो है जो एपिलेप्सी करवाते हैं, जैसे मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, सेरिब्रल एब्सेस, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स कौन से हैं? जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, एसएलई, सार्कोइडोसिस, वास्कुलाइटिस। इनकी वजह से, इन इन्फ्लामेटरी डिजीज की वजह से एपिलेप्सी होती है। ड्रग्स में पेनिसिलिन ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, जो कि एपिलेप्सी करवाती है। पेनिसिलिन, आइसोनियाजिड, मेट्रोनिडाजोल, क्विनोलोन्स, साइक्लोस्पोरिन, लिथियम, एंटीडिप्रेसेंट, एंटीसाइकोटिक्स, थियोफाइलिन, एम्फेटामीन एंड कोकेन। ठीक है, और इसके अलावा जो सिगरेटेड हिप्नोटिक्स है उनका जब विथड्रॉल करवाया जाता है, लाइक अल्कोहल, बार्बिटूरेट या बेंजोडाइजिपीन, तो उससे भी जो है एपिलेप्सी होती है। तो एक टेबल बना हुआ है जिसमें जो है प्रिंसिपल कॉज ऑफ सीजर्स है बाय द एज ऑफ द पेशेंट। अगर नियोनेट आया है आपके पास, पेरेंट्स लेके आए हैं,
कि इसको जो है सीजर हुआ है, तो उसमें ऐसे बच्चे में सीजर की वजह कोई डेवलपमेंटल इनसफिशिएंसी हो सकती है या ब्रेन इंजरी हो सकती है, इवन ड्यूरिंग बर्थ भी हो सकती है, पेरीनेटल इंजरी। इन्फेंट आया है तो उसको कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन हो सकती है, पेरीनेटल इंजरी, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, बच्चे जो होते हैं चिल्ड्रन और एडोलेसेंट, उनमें मेनली कॉज जेनेटिक होता है, जिसको हम प्राइमरी आइडियोपैथी कह रहे थे। एडल्ट 20 साल के बाद वाला है तो कोई ना कोई सेकेंडरी, हमने कहा एपिलेप्सी होगी आफ्टर 20, तो उनमें कोई जेनेटिक कॉज हो सकता है, लेकिन वरना अदरवाइज सेरेब्रल न्यूप्लाज्म, ड्रग की वजह से, अल्कोहल विथड्रॉल से जो है एपिलेप्सी उसको हुई है, ब्रेन ट्रॉमा हुआ तो एपिलेप्सी हुई, स्ट्रोक हो गया एडल्ट में, इन्फेक्शन हुआ, या कोई सर्जरी हुई। ठीक है, तो ये एज के हिसाब से भी डिफरेंट कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट जो है इसके बाद अब क्लासिफिकेशन की गई है सीजर्स की। जो सीजर्स हैं उनको ब्रॉडली जो है दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है कि सीजर्स या तो पार्शल, जिनको हम फोकल सीजर्स भी कहते हैं, वो होंगे, या तो सीजर्स जनरलाइज्ड होंगे। ठीक है, तो पार्शियल फोकल सीजर यानी सीजर की एक्टिविटी किसी एक हिस्से में, सेरिब्रम के हिस्से में रिस्ट्रिक्टेड है, यानी एक ही फोकस है, एक रिस्ट्रिक्टेड फोकस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है न्यूरॉन्स का किसी एक हेमिस्फेयर में। ठीक है, एक हेमिस्फेयर के भी एक फोकस में, एक हिस्से में, तो पार्शियल या फोकल सीजर है। जनरलाइज सीजर में क्या होता है, डिफ्यूज रीजन ऑफ दोनों हेमिस्फेयर का इन्वॉल्व हुआ है और दोनों साथ हुआ है साइमल्टेनियसली और सिंक्रोनसली, दोनों हेमिस्फेयर जो है फायर कर रहे हैं, तो जनरलाइज सीजर है। ये दो क्लासिफिकेशन है। एज अ रूल पार्शियल सीजर जो होता है ना, वो टिपिकली किसी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी के साथ होगा ब्रेन में, यानी एक हिस्से में एक फोकस में हो रहा है तो उसमें कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी होगी, कोई स्कार होगा, कोई ट्यूमर होगा, आर्टरी वेनस मेलफॉर्मेशन हो सकती है, फोकल एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन हो सकती है। इसके बरक्स अगर जनरलाइज सीजर की बात करें तो इसमें कोई सेल्यूलर, यानी दोनों हेमिस्फेयर फायर कर रहे हैं साथ, तो कोई सेल्यूलर बायोकेमिकल या स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी होगी और इसमें ज़्यादा वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल है जिसमें इसने दोनों को अलग करके लिख दिया है, पार्शियल सीजर और जनरलाइज सीजर। इनकी क्लासिफिकेशन है डिटेल में जो आगे हम डिस्कस करेंगे। पार्शियल सीजर में फर्दर आता है सिंपल पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर एंड पार्शियल सीजर्स। तो सिंपल पार्शियल सीजर यानी जिसमें इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगी, उसको हमने कहना है सिंपल पार्शियल सीजर। इसकी एक एग्जांपल है जैक्सोनियन सीजर। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर वो होता है जिसमें अब साथ में कॉन्शियसनेस भी पेशेंट का इम्पेयर हुआ, तो वो कॉम्प्लेक्स पार्शियल है, जैसे साइकोमोटर एपिलेप्सी। पार्शियल सीजर्स तीसरे वो होते हैं जो इवॉल्व करे इनटू जनरलाइज, पहले पार्शियल थे फिर जनरलाइज में कन्वर्ट हुए, तो इनको हम सेकेंडरी जनरलाइज सीजर्स भी कहते हैं। अगली जो टाइप थी सीजर की, जनरलाइज्ड सीजर, उसमें आती है टाइप्स एब्सेंट सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, टोनिक क्लोनिक सीजर एंड एटोनिक। एब्सेंस की फर्दर टिपिकल एटिपिकल दो टाइप्स हैं। तो सबसे पहले इसको हम पार्शियल सीजर्स को डिटेल में कवर करेंगे, सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल एंड पार्शियल इन्वॉल्विंग इनटू जनरलाइज। पार्शियल सीजर याद रखिएगा, इसमें होता यूँ है कि एक्टिवेशन होती है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की इन वन पार्ट ऑफ वन हेमिस्फेयर, क्योंकि एक हेमिस्फेयर है आधा ब्रेन, उसका भी एक हिस्सा जो है वहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ है, तो इसको हम फोकल सीजर भी कहते हैं। तो सिंपल पार्शियल सीजर जो पहली टाइप है, इसमें कॉन्शियसनेस हमने का प्रिजर्व रहता है, और पेशेंट जो है ना कैसे प्रेजेंट करेगा, होगा वो होश में, कॉन्शियसनेस इम्पेयर नहीं हुआ, बस उसको मोटर, सेंसरी, ऑटोनॉमिक और साइकिक सिम्टम्स होंगे। ठीक है, मोटर, सेंसरी, ऑटोनॉमिक एंड साइकिक सिम्टम्स के साथ। तो इनकी फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे कि पार्शियल मोटर होगा तो क्या होगा, पार्शियल सेंसरी में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पार्शियल मोटर। इसमें तीन पैटर्न होते हैं पार्शियल मोटर सीजर के। एक होता है जैक्सोनियन मार्च, टोर्स पैरालिसिस और एपिलेप्सिया पार्शियलिस कंटिन्यूआ। जैक्सोनियन मार्च में क्या होता है, जिस नाम से पता चलता है कि इसमें जर्क्स होंगी। ठीक है, जैक्सोनियन मार्च में जर्की मूवमेंट्स होती हैं। टिपिकली याद रखिएगा कि ये बिगिन होंगी एक वेरी रेस्ट्रिक्टेड रीजन में, जैसे अगर पेशेंट का माउथ है तो उसके एंगल ऑफ माउथ पे जर्की मूवमेंट होगी, या फिर थंब पे या इंडेक्स फिंगर पे, और फिर ना ये स्प्रेड करेगी, फैलेगी, जिस तरह मार्च होती है तो फैलेगी और पूरे लिम्ब को इन्वॉल्व कर देगी सेकंड या मिनट्स में। तो इसका जो क्लिनिकल एविडेंस है इस स्प्रेड ऑफ एक्टिविटी का, इसको हम कह रहे हैं मार्च ऑफ सीजर, यानी फैल रही है, थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में स्टार्ट हुई फिर वो मार्च कर गई, मार्च ऑफ सीजर हुआ। तो मतलब पहली स्प्रेड ऑफ सीजर एक्टिविटी ओवर प्रोग्रेसिवली लार्जर रीजन ऑफ मोटर कॉर्टेक्स। इसका मतलब है कि ऊपर भी जो है ब्रेन में भी जो है वो पहले थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हुआ, फिर उसने कॉर्टेक्स में भी मार्च किया है, तभी जो है सिम्टम्स भी उसके मार्च कर रहे हैं, फिर पूरे लिम्ब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ये टाइप होगी पार्शियल मोटर सीजर की, जैक्सोनियन मार्च। अगली एग्जाम्पल है टोर्स पैरालिसिस।
टोन्स पैरालिसिस में क्या होता है कि कुछ जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको बस एक थोड़ी सी लोकलाइज्ड पैरालिसिस होती है मिनट्स से लेके बहुत से घंटों तक किसी इन्वॉल्व रीजन में जो है, और उसके बाद उनको यही वाला जैक्सोनियन मार्च होगा। थोड़ी सी बस पहले पैरालिसिस होगी। पैरालिसिस होता है यानी पार्शियल जो है लॉस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट हो जाए, या जिसको हम कहें कि इम्पेयर मूवमेंट हो, जिसको वीकनेस भी कहते हैं। तो थोड़ी इस तरह वीकनेस होगी, फिर वो कन्वर्ट होगी जैक्सोनियन मार्च में, उसको कहते हैं टोन्स पैरालिसिस। थर्ड जो इसका टाइप है एपिलेप्सिया पार्शियलिस कंटिन्यूआ। रियरली ये वाला जैक्सोनियन मार्च जो है ना, ये कंटिन्यू रहेगा बहुत से घंटों तक या दिनों तक भी रह सकता है। और इतना लंबा अगर ये चली जैक्सोनियन मार्च तो दिनों तक, तो उसको हमने कहा ये कंटिन्यू हो गई, तो एपिलेप्सिया पार्शियलिस कंटिन्यू कह दिया। ये ऑफन क्वाइट रिफ्रैक्टरी है टू मेडिकल थेरेपी, ठीक है, उससे भी ट्रीट नहीं होता। इस वीडियो में देखिए इसको पेशेंट को जो है टोर्स पैरालिसिस जो है डेवलप हुई है, यानी एक वीकनेस डेवलप होती है, उसके बाद वो कन्वर्ट होती है जैक्सोनियन मार्च में। तो इस हैंड से खोलने की कोशिश कर रही है, लिफ्ट कर रही है, लेकिन उसको पैरालिसिस डेवलप हुआ है, वीकनेस हुआ है, तो वो कैन ओपन भी नहीं कर पा रही, उसको उठा भी नहीं पा रही। दूसरा हैंड उसका बिल्कुल नॉर्मल है। तो यानी इस तरह से प्रेजेंट करती है टोर्स पैरालिसिस। ठीक है, तो ये हो गया पार्शियल मोटर सीजर्स। पार्शियल सीजर में पार्शियल मोटर होता है। अगला है पार्शियल सेंसरी सीजर। अब इसमें जाहिर सी बात है सेंसरी सिम्टम्स होंगे, तो इसमें क्या होगा, पैरेस्थीसिया होगी या टिंगलिंग होगी, इलेक्ट्रिक सेंसेशन होगी, लेकिन कॉन्ट्रालेटरल जो फेस और लिम्ब है उनकी। और ये सीजर जो है सेंसरी कॉर्टेक्स से अराइज करता है, इसलिए ये जो सेंसरी सिम्टम्स होते हैं। अगला पार्शियल होता है पार्शियल साइकिक सीजर। इसमें जो है ना फॉलिंग या वर्टाइगो जैसी सेंसेशन होगी कि मैं गिर रहा हूँ या मुझे चक्कर आ रहे हैं पेशेंट को। साथ में उसको ऑर्डर्स भी आ सकती हैं, स्मेल वगैरह, जबकि होगी नहीं, या साउंड आवाज़ें ऐसी आ सकती हैं, तो इसको कहते हैं पार्शियल साइकिक सीजर। अगला होता है पार्शियल विजुअल सीजर। ये सारी पार्शियल की टाइप्स है, ठीक है। पार्शियल विजुअल में क्या होता है कि सिंपल विजुअल हेलुसिनेशन होती है, जैसे कि बाल ऑफ लाइट नजर आए, लाइट फ्लैशेस नजर आए, विजुअल हेलुसिनेशन हो, कोई उसको चेहरे नजर आ रहे हैं, जो है सीन नजर आ रहे हैं, यानी नज़ारे, या उसको जो इल्यूजन भी नजर आ सकती है, कोई चीज़ छोटी हो रही है माइक्रोप्सिया, या बड़ी चीज़ें नजर आ रही है मैक्रोप्सिया। ये पार्शियल विजुअल। तो यहाँ पे पार्शियल कंप्लीट हुआ। अगला आता है, मतलब पार्शियल की पहली टाइप कंप्लीट हुई जो थी सिंपल पार्शियल। अब आता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, जिसमें हमने कहा कि अब इसमें कॉन्शियसनेस पेशेंट की लॉस होगी। सीजर हो रहा है, साथ में कॉन्शियसनेस भी लॉस होगी, उनमें नहीं हो रही थी। तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जो है ज़्यादातर टेम्पोरल लोब से, आपने याद रखना है, अराइज करता है, या फ्रीक्वेंटली लेस फ्रीक्वेंटली फ्रंटल लोब से। इसमें एक आता है साइकोमोटर टेम्पोरल लोब सीजर। ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है जिसमें साथ में पेशेंट की कॉन्शियसनेस भी अल्टर हो रही है, और विदाउट द पेशेंट कोलैप्सिंग टू ग्राउंड, यानी पेशेंट इसमें गिरेगा नहीं। यानी अगर उसको कॉन्शियसनेस अल्टर हुआ है लेकिन वो गिरेगा नहीं, जहाँ पे है वहीं पे होगा, यानी ये पेशेंट जो है ना स्टॉप कर जाएंगे, बस वो जो कर रहे थे काम वहीं पे बस रुक जाएंगे, और कॉन्शियसनेस इम्पेयर होगा, गिरेंगे नहीं। और ब्लैंकली स्टेयर कर रहे होंगे, घूर रहे होंगे ब्लैंकली, और रिदमिक स्मैकिंग मूवमेंट्स कर रहे होंगे लिप्स की, अपने कपड़े जो है इस तरह से पिक कर रहे होंगे। और कुछ मिनट्स के बाद फिर इनको कॉन्शियसनेस दोबारा आ जाएगी, सही हो जाएंगे, और थोड़े से ड्राउजी हो सकते हैं, जब इनको होश आ जाएगा थोड़ी सी ड्राउजी होंगी। तो इसको हम कहते हैं साइकोमोटर टेम्पोरल लोब सीजर। इस तरह का ये होता है, बैठे बैठे बस इनको होता है सीजर, और ये अपनी मूवमेंट से स्टॉप कर देंगे, जो कर रहे होंगे रुक जाएंगे, ब्लैंकली स्टेयर करेंगे, स्मैकिंग मूवमेंट्स हो सकती है लिप्स की, अपने पिकिंग ऑफ द क्लॉथ, फिर होश आ जाएगा, होश आने के बाद ये ड्राउजी होंगे। इमीडिएटली बिफोर सच एन अटैक द पेशेंट में रिपोर्ट एल्ट्रेशन ऑफ मूड, यानी ऐसा अटैक आने से पहले जिस तरह माइग्रेन में ओरा होता है, तो इनको भी ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, यानी उनको ऐसा लग रहा होता है कुछ होने वाला है, उनका मूड एल्टर होगा। मेमोरी, या फिर उनको अनड्यू फेमिलियरिटी की परसेप्शन होगी, यानी वो ऐसा कहेगा डीजा वो, जिसको हम कहते हैं कि ये मेरे साथ हो चुका है, या ये मैंने पहले देखा हुआ है, ठीक है। या फिर अनरियलिटी, जिसको जमाई वो कहते हैं, यानी पेशेंट जो है वैसे ये तो इसको जो जहाँ में चीज़ें, वो कहते हैं, यानी ये इसमें पेशेंट जो है ना अनरियलिटी एक्सपीरियंस करेगा, यानी जो चीज़ें हुई भी होंगी लेकिन फिर भी वो कहेगा ये कब हुआ, अनफेमिलियर होगा कि ऐसी भी कोई चीज़ हुई थी। ठीक है, तो उसको कहेंगे जैमी वू, जो कि डीजा वू का बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके अलावा पेशेंट को जो है हेलुसिनेशन हो सकती हैं फॉर द साउंड, स्मेल, टेस्ट, विजन, फियर, सेक्सुअल अरोजल, विजुअल सेंसेशंस जिसमें नोशा, एपिगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, ये सारे जो चेंजेस हैं बिफोर द अटैक पेशेंट को जो है ये इस तरह की हेलुसिनेशंस होंगी, इस तरह के सिम्टम्स होंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है साइकोमोटर जो टेम्पोरल लोब सीजर है उसका जो है इस तरह से पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है। सही।
पेशेंट जो कोलैप्स नहीं करेगा, जो है गिरेगा नहीं ग्राउंड पे, बस वहीं रुक जाएगा, स्टेयर करेगा, और ये सारे बिफोर सिम्टम्स होंगे। अगला है सेकेंडरी जनरलाइज सीजर्स। जनरलाइज एपिलेप्सी जो है याद रखिएगा अराइज करती है जब जो पार्शियल सीजर है वही स्प्रेड करे किसी स्ट्रक्चरल डिजीज़ या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के सेकेंडरीली, ठीक है, सेकेंडरी टू द ड्रग या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उसकी वजह से, या फिर किसी स्ट्रक्चरल डिजीज़ की वजह से वही पार्शियल जो है स्प्रेड किया है, फैला है, जिसकी वजह से जनरलाइज्ड एपिलेप्सी हुई है। ठीक हो गया। और एडल्ट्स में हमने कहा कि होती ही जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है, ऑलमोस्ट ऑलवेज सेकेंडरी जनरलाइज्ड ही होती है, इवन अगर जो है उसमें कोई क्लियर हिस्ट्री भी नहीं हो पार्शियल सीजर की बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेजर अटैक। यानी बेशक अगर पहले कोई पार्शियल सीजर नहीं हुआ था इस मेजर अटैक से पहले, तो फिर भी जो है एडल्ट्स में होती ही सेकेंडरी जनरलाइज्ड है आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज। ये हो गया पार्शियल जो कन्वर्ट होता है जनरलाइज्ड में, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी जनरलाइज्ड। अब आता है डिटेल में अगली क्लासिफिकेशन जो है जनरलाइज सीजर। पार्शियल हमने कंप्लीट की, अब जनरलाइज सीजर्स क्या होते हैं? लार्ज एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फीयर में से साइमल्टेनियसली फायर करे डिस्चार्ज हो न्यूरॉन, तो उसको हम जनरलाइज करेंगे। दो टाइप्स हैं, एक तो एब्सेंस सीजर जिसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, टिपिकल एब्सेंस, एटिपिकल एब्सेंस। ठीक है, टिपिकल को देखें हम पेटेट मॉल भी कह रहे हैं। ये आपने याद रखना है कि हमेशा चाइल्डहुड का डिसऑर्डर, ये वाली एपिलेप्सी जनरलाइज एपिलेप्सी चाइल्डहुड में होती है, टिपिकल एब्सेंस सीजर। और इसमें बस जो है ना बच्चा क्या करता है कि जो भी काम कर रहा होगा वहीं पे बस रुक जाएगा, स्टेयर कर रहा होगा, घूर रहा होगा, ब्लिंक करेगा, अपनी आइज़ को जो है अपवर्ड रोल करेगा। अब ये फिगर देखें वीडियो में, जो है बच्ची है जो कि बात कर रही है, बात करते करते अब इसको टिपिकल एब्सेंस सीजर्स होंगे, तो वो बस कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती, बस वहीं पर रुक जाएगी, जो वो कर रही थी, स्टेयर करेगी, ब्लिंक कर सकती है बार बार, आइज़ को अपवर्ड रोल करेगी या सिर्फ स्टेयर करेगी, और फिर देखिए दोबारा सही होगी। इसी तरह ये भी एग्जांपल है, ये बच्चा है, इसको वीडियो को मैंने फास्ट किया है, और बैठे बैठे जो है अब इसको एब्सेंस सीजर्स का अटैक होगा, तो वो बस वहीं पे रुक जाता है, ब्लिंक करेगा, स्टेयर करेगा, और एब्सेंस सीजर बस चंद सेकंड्स का ये अटैक होता है, 1 से 2 सेकंड्स जितना, और फिर दोबारा नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, चाइल्डहुड में ये ज़्यादातर होता है, फ्यू सेकंड्स का ही बस अटैक होगा। जबकि एटिपिकल जो एब्सेंस सीजर है उसमें अब क्या होता है, ये इसी ही तरह होगा, बस जो चेंजेस होंगे वो ज़्यादा मार्क्ड होंगे टोन में, या फिर जो अटैक है वो ज़्यादा ग्रेजुअल ऑनसेट का होगा, जिस तरह वहाँ अचानक हो रहा था, सडन था, तो एटिपिकल में ग्रेजुअली ऑनसेट हो रहा है और टर्मिनेट भी ग्रेजुअली करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ग्रेजुअल, और बनस्बत उस टिपिकल एब्सेंस के बस थोड़ा सा ही ये फ़र्क होता है ग्रेजुअल का। तो एक टाइप हो गई जनरलाइज सीजर की, एब्सेंस सीजर। अगली टाइप आती है हमारे पास मायोक्लोनिक सीजर्स। मायो यानी मसल को इन्वॉल्व करेगा, इसमें सिंगल या मल्टीपल मायोक्लोनिक जर्क्स होते हैं पेशेंट को, जो कि उसके एक पार्ट ऑफ द बॉडी को इन्वॉल्व करेंगे या उसकी इंटायर बॉडी में ऐसे मसल के जर्क्स होंगे, उसको हम कहेंगे मायोक्लोनिक। ये देखिए अब इस बच्ची को ये मसल के जर्क्स लग रहे हैं, ये मायोक्लोनिक सीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, एक पार्ट या मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, और इस तरह से सीजर प्रेजेंट करें तो मायोक्लोनिक। एटोनिक क्या होता है, जिसमें सडन जो है टोन जो है लॉस हो जाए, 1 से 2 सेकंड के लिए जो पोस्चरल मसल टोन है वो पेशेंट की लॉस हो जाती है, और इसमें जो है पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो भी इम्पेयर होगी, टोन बस लॉस हो रही है। अब देखिए अब टोन लॉस होगी, गिरेगा, सर में चोट लग सकती है, तो देखिए बच्चे को जो है अगर इस तरह का सीजर है, उन्होंने बेल्ट बांध दिया है ताकि हेड ट्रॉमा ना हो, गिरने का डर होता है। ठीक है, एटोनिक में टोन लॉस हो जाती है, कॉन्शियसनेस इम्पेयर होती है इस वजह से। अगला आता है टाइप टोनिक क्लोनिक सीजर। टोनिक क्लोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे इसके फेजेस। इसमें बस याद रखें टोनिक फेज़ होता है, क्लोनिक फेज़ होता है। टोनिक यानी कि मसल की टोन बढ़ जाती है, रिजिडिटी होगी पहले, और उसके बाद जो है क्लोनिक फेज़ आएगा, यानी क्लोनिक जर्की फेज़, जिसमें जर्क्स होंगे, बॉडी को जर्क्स लगेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग जो है रिलैक्सेशन और स्पास्टिसिटी होगी मसल्स की, जिसकी वजह से जर्किंग होगी। तो ये देखें टोनिक क्लोनिक सीजर के साथ जो है पेशेंट है जो प्रेजेंट कर रही है। ठीक हो गया, कुछ इस तरह से इसकी टोनिक क्लोनिक सीजर की प्रेजेंटेशन होती है। अब फैक्टर्स थोड़े से लिखे हुए हैं कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो सीजर्स को ट्रिगर कर सकते हैं, जिनसे सीजर परसिपिटेट होता है। तो अगर स्लीप डिप्राइवेशन हो, ठीक है, नींद पूरी ना हो, स्लीप डिप्रेशन, तो और उसका एपिलेप्सी प्रेसिपिटेट होगी। इमोशनल स्ट्रेस में, फिज़िकल या मेंटल एग्जॉशन की वजह से, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, पायरेक्सिया हो, ठीक है, उससे ड्रग या अल्कोहल इंजेक्शन या उसकी विथड्रॉल अचानक से की जाए तो सीजर हो जाएगा। फ्लिकरिंग लाइट, जैसे टीवी स्क्रीन के ऊपर जो है, या विजुअल पैटर्न पार्टिकुलरली इस तरह की लाइटनिंग, उससे अनकॉमन ट्रिगर में ऊंची आवाज़, लाउड नॉइज़ जो है, हॉट बाथ, म्यूज़िक, रीडिंग, ये चीज़ें भी जो हैं अनकॉमन ट्रिगर्स हैं, जो कि और ज़्यादा एपिलेप्सी को, सीजर्स को परसिपिटेट करते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं, पूछे भी जाते हैं, OSP में भी आते हैं
के ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं सीजर्स के। सही, स्लीप डिप्राइवेशन, इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन, इन्फेक्शन, पायरेक्सिया, ड्रग्स और अल्कोहल इंजेशन और विथड्रॉल। इसके अलावा जो टेलीविज़न स्क्रीन होती है उसके बिल्कुल प्रॉक्सिमली फ्लिकरिंग जो लाइट होती है या जो विजुअल पैटर्न होते हैं। अनकॉमन ट्रिगर्स में हमारे पास लाउड नॉइज़, हॉट बाथ, म्यूज़िक एंड रीडिंग। ठीक हो गया। देन यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट की पहले, फिर थोड़े से प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर देखे। अब जो है हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है ऑफ द पार्शियल सीजर्स। पहले डीडी देखेंगे पार्शियल की, फिर जनरलाइज्ड की। पार्शियल में हमारा ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक डिफरेंशियल हो सकता है या पैनिक अटैक। इस तरह फ़र्क करेंगे कि भाई ये पेशेंट को टीआईए हुआ है या सीजर्स हुए हैं। एक्चुअली ये डिस्टिंग्विश हम करते हैं क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन से, सीजर्स में हमें पता है लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, टीआईए तो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। और स्पेसिफिक सिम्टम जो है सीजर्स में होता है, जैसे वीकनेस हो जाती है या नंबनेस हो जाती है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में। ठीक है, वीकनेस और नमनेस होती है, हमने पढ़ा है पीछे स्ट्रोक में कि कन्वल्सिव जर्किंग जो है ये सीजर्स में होगी। ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, जबकि सीजर्स तो सेकंड्स में हो रहा है, अभी हमने देखा था। तो वो टीआईए लॉन्गर ड्यूरेशन का होगा और उसमें स्पेसिफिक सिम्टम वीकनेस जैसे सिम्टम होंगे, जबकि सीजर्स में कन्वल्सिव जर्किंग जैसे सिम्टम्स होंगे। ठीक है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। और पैनिक अटैक जो है साइकोपैथोलॉजिक डिस्टर्बेंस की वजह से, पैनिक की वजह से जो है पेशेंट को हो, तो उससे भी हमने सीजर्स को जो है डिफरेंशिएट करना होता है। अब आता है जनरलाइज सीजर से आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। बाकी कंडीशंस को क्या डीडी आ सकती है हमारी, इसमें क्या है, एपिसोडिक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो कंडीशन जिनमें एपिसोडिक लॉस होता है कॉन्शियसनेस का, जैसे सिनकपी हो गया, कार्डियक डिसएरिथमिया, सूडो सीजर। सिनकपी क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, यूजुअली पोजीशन चेंज या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, पेन की वजह से जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो। लेकिन इसमें पहले पेशेंट को पेलार होता है क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं जा रही ना ऊपर ब्रेन की तरफ, तो पहले आपको पेलार मिलेगा, स्वेटिंग और नोजा, इस तरह के प्रोड्रोमल सिम्टम मिलेंगे सिनकपी में। ठीक है, और इसमें ना कोई भी पोस्ट इक्टल हेडेक या कन्फ्यूजन नहीं होती। पोस्ट इक्टल यानी कि सीजर के बाद वाला जो फेज़ होता है उसको हम कहते हैं, उसमें पेशेंट कन्फ्यूज होता है, हेडेक होता है सीजर्स में। लेकिन सिनकपी में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा, ना हेडेक ना कन्फ्यूजन सीजर के बाद, तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। और दूसरा, ये पेलार जैसे सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं, नोजा, वॉमिटिंग, तो आप समझ लेंगे कि ये तो सिनकपी का हुआ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, लेकिन सीजर की वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं हुआ, वो शॉर्ट पीरियड का था, वो सिनकपी। इसी तरह कार्डियक डिसएरिथमियास को आप कैसे करेंगे डायग्नोज, ब्रेन की तरफ जो है ब्लड नहीं पहुंचता, सेरेब्रल हाइपोटेंशन हो जाए कार्डियक रिदम डिस्टर्ब होने की वजह से। ठीक है, तो उसमें हमने सस्पेक्ट करनी है कोई नॉन कार्डियक या वास्कुलर डिजीज़ इन द ओल्डर पेशेंट जो प्रेजेंट करें विद एपिसोडिक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओल्ड आया है हमारे पास, एपिसोडिक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ होती है एपिसोड्स में, तो उसमें हम कोई हार्ट लेजन है, डिजीज़ है वास्कुलर, तो फिर हम कार्डियक डिसएरिथमियास को हम रखेंगे डिफरेंशियल में। ठीक है, उसकी वजह से ब्लड नहीं पहुँचा, तभी जो है ये मसला हुआ है, सीजर्स नहीं हो सकते। सूडो सीजर्स में क्या होता है, सूडो सीजर जो है ना वो हम यूज़ करते हैं हिस्टेरिकल कन्वर्जन रिएक्शंस को डिनोट करने के लिए। ये भी एक तरह से होते सीजर की ही तरह हैं, हिस्टेरिकल कन्वर्जन रिएक्शन। इसमें भी पेशेंट को जो है वीकनेस होती है द सेंसरी और मोटर, और जर्किंग भी होती है बॉडी की। तो ये एक काइंड ऑफ सिंड्रोम है जिसमें हिस्टेरिकल कन्वर्जन रिएक्शन अब इसको कहते हैं। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या ट्रॉमा की वजह से होता है ये, और इसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहते हैं। पैरालिसिस, सीजर, सेंसरी लॉस, इस तरह के सिम्टम होंगे, लेकिन कोई ऑर्गेनिक लेशन हमें नहीं मिलती। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको सूडो सीजर्स कहते हैं। ट्रीटमेंट ये होता है कि हमें साइकोलॉजिकल जो उसका है ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, उसको जो है फाइंड आउट करना होता है, उसको जो है ट्रीट करना होता है। ठीक है, अगला जो है सूडो सीजर्स में आता है अटैक ड्यू टू मेलिंगरिंग व्हेन दीज सिम्युलेट एपिलेप्टिक सीजर। ठीक है, जो झूठ मूठ का जो है पेशेंट्स जो करते हैं कि भाई हमें सीजर्स हो रहे हैं, जबकि वो एक्ट कर रहे होते हैं, खुद ही जो है सीजर्स की तरह एक्टिंग कर रहे होते हैं, मेलिंगरिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास वार्ड में बहुत कॉमन होता है। पेशेंट जो है अटेंशन सीकिंग के पर्पज़ के लिए जो है इस तरह से मेलिंगरिंग करके आते हैं, तो बहुत से पेशेंट मेडिकल वार्ड में एडमिट होते हैं। ट्रू सीजर्स के लिए जो आ रहे होते हैं वो एक्चुअली सूडो सीजर्स हो रहे होते हैं, उनको खुद ही वो मेलिंगरिंग या तो कर रहे होते हैं। तो उनको आपने कैसे डायग्नोस करना कि उनके सीजर एसिंक्रोनस थ्रैशिंग ऑफ द लिम्स होगी उनमें, विच इंक्रीज इन रिस्ट्रेंट इफ़ रिस्ट्रेंट आर इम्पोज, यानी जब आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, रिस्ट्रिक्शन देंगे आप पकड़ने की, जैसे तो जो वो बाज़ार बना रहे हैं ना सीजर वाली जर्किंग,
वो एसिंक्रोनस होगी, एक लिम्ब ज़ोर से पुश कर रहा होगा, एक बाजू से वो हल्का पुश कर रहा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये नेचुरल उसका नहीं है सीजर, ये जर्क से नेचुरल नहीं है, ये खुद बना रहा है, ठीक है। एक तो आपको एसिंक्रोनस थ्रेशिंग मिल रही है, इससे आपने ढूंढना है। दूसरा, आप जब उसमें पोस्ट इक्टल स्टेज नहीं होगा, यानी होश आने के बाद पेशेंट को सीजर के बाद कन्फ्यूजन वगैरह हेडेक कुछ भी नहीं होगा, समझ जाएगी ड्रामे कर रहा है। ईईजी आपको नॉर्मल मिलेगी। दूसरा, ईईजी वैसे सीजर में स्पाइक्स वगैरह शो करती है, लेकिन ईईजी नॉर्मल मिल रही है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधे घंटे तक, 15 मिनट से आधे घंटे ऑफ द ट्रू टोनिक क्लोनिक सीजर जो है सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ना चाहिए। लेकिन सूडो सीजर जो मेलिंगरिंग वाला केस है उसका सीरम प्रोलैक्टिन नहीं बढ़ेगा, अनचेंज होगा, ठीक है। 15 to 30 मिनट में नॉर्मली वो बढ़ता है। उसके बाद आता है जनरलाइज सीजर की जो लास्ट टाइप हमने पढ़ी, टोनिक क्लोनिक सीजर। उसके फेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वाइवा में भी पूछते हैं, ठीक है। तो इसके फेजेस आपने याद रखने हैं। प्रोड्रोमल फेज़ होता है, फिर ओरा का इसमें फेज़ आता है, जिस तरह माइग्रेन में ओरा होता है। तो सबसे पहले जो प्रोड्रोमल फेज़ है ना, ये घंटों से दिनों पहले अटैक के जो होगा उसमें अनईजी होगा, पेशेंट इरिटेबल होगा। फिर ओरा, जिस तरह माइग्रेन का ओरा, इसमें भी जो है कुछ स्पेसिफिक फीलिंग होती है जो पेशेंट एंटिसिपेट करता है सीजर होने वाला है, भाई मुझे अब होने वाला है। कौन सी फीलिंग होती है? ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, डीजावू, जर्किंग ऑफ वन लिम्ब, ठीक है। इस तरह की हेलुसिनेशन, डिस्कम्फर्ट, डीजावू और जर्किंग ऑफ वन लिम्ब। फिर टोनिक फेज़ आता है। टोनिक में क्या होता है कि जो मोटर कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं ना, वो अचानक से जल्दी रैपिडली डिस्चार्ज करते हैं, फायर करते हैं मोटर कॉर्टेक्स के। तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस होगी मसल्स की, आर्म्स फ्लेक्स्ड होंगी, एडक्टेड, लेग्स एक्सटेंडेड, रेस्पिरेटरी मसल स्पाज्म की वजह से क्राई पेशेंट करेगा, जैसे ही उसमें से एयर एक्सपेल हो रही है ना, तो क्राई प्रोड्यूस होगी कि रेस्पिरेटरी मसल स्पाज्म हुआ है। साइनोज्ड ब्लूइश नज़र आएगा पेशेंट में, और कॉन्शियसनेस उसकी लॉस होगी। 10 सेकंड से 30 सेकंड तक ये फेज़ होगा टोनिक। फिर आता है क्लोनिक। क्लोनिक में अब क्या होगा? अब लेस रैपिड, वहाँ जल्दी जल्दी, अब यहाँ लेस रैपिड और ग्रेजुअली स्लो डिस्चार्ज होगा कॉर्टिकल सेल्स का। तो वायलेंट जर्किंग होगी सिर्फ फेस और लिम्स की, टंग बाइटिंग भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। और इनकॉन्टिनेंस, वहाँ पे लेग्स वगैरह लिम्स हो रहे थे, यहाँ फेस और लिम्स हो, उनकी जर्किंग हो रही है, ठीक है। और टंग बाइटिंग, इनकॉन्टिनेंस भी क्लोनिक फेज़ में आएगा, भूलना नहीं है आपने। तो अब ये 5 मिनट तक ये फेज़ लास्ट करता है, वो 30 सेकंड, ये 5 मिनट तक। फिर आता है फेज़ के बाद, सीजर के बाद पोस्ट इक्टल फेज़, जब इसमें डीप अनकॉशियस होगा पेशेंट होश में आने के बाद। फ्लैसिड लिम्ब होंगे, उसकी जॉ भी फ्लैसिड होगी, कॉर्नियल रिफ्लेक्स आपको नहीं मिलेगा, लॉस होगा, एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स मिलेगा, जिस तरह पर मोटर न्यूरॉन लेशन में मिलता है, ठीक है। और ये कुछ मिनट से घंटों तक ये पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन रह सकती है, ये फेज़ रह सकता है। उसमें हेड एक, कन्फ्यूजन, मसल में पेन होगा, एकिंग, ऑटोमेटिक बिहेवियर यानी स्मैकिंग या ब्लिंकिंग इस तरह के, और ओकेजनल वायलेंस। ये आता है पूरा पोस्ट इक्टल फेज। सीजर के बाद पेशेंट को जो फेज़ होता है पोस्ट इक्टल, अनकॉन्शियस वाला, हेडेक वाला, कन्फ्यूजन वाला, ड्राउजी वाला। तो ये 4 प्रोड्रोमल, ओरा, टोनिक फेज़, क्लोनिक फेज़, पोस्ट इक्टल फेज़, ये पूरा टोनिक क्लोनिक सीजर हो गया। अब आपने आता है कि आपने किस तरह से डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सीजर डायग्नोसिस किस तरह करनी है। जब भी आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है फॉर डायग्नोसिस, टू डिटरमाइन कि वेदर ये इवेंट इसमें सच में सीजर ही था या इसने ड्रामे किए हैं, मेलिंगरिंग है, ठीक है। तो ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप हिस्ट्री ले रहे हो ना, तो आपने कैसे पता लगाना है? आपने वो जो सिम्टम हो रहे हैं, जो हर एक फेज़ में हो रहे हैं, उनको रूल आउट करते जाना है, ठीक है। वो सिम्टम्स जो बिफोर द फेज़, ड्यूरिंग द सीजर एंड आफ्टर द सीजर सिम्टम हो रहे हैं, वो पूछने हैं, ताकि आप इसी बाकी जो भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाली कंडीशन थी ना, सिनकपी, डिसरेथमिया, सूडो सीजर, उनसे डिफरेंशिएट कर पाएँ। सिम्टम्स याद होंगे, ऊपर वाले फेजेस वो सारे याद होंगे, टोनिक वाले, क्लोनिक वाले, तो ही आप पूछ पाएंगे। तो ये चीज़ें, इनकॉन्टिनेंस वगैरह, ये सारी पूछनी है। टंग बाइटिंग, स्टूल या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, या एलिज्ड सीजर को जिसको हुआ है उसको कोई इंजरी हुई थी, पोस्चरल टोन अगर हुआ, लॉस हुआ होगा तो इंजरी होगी, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपने जो है इसके अलावा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स भी उसके आइडेंटिफाई करने, जिसकी वजह से उसका अटैक प्रेसिपिटेट हुआ था, यानी उसको जैसे हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल सीजर्स, औराज, फैमिली में कोई हिस्ट्री है सीजर्स की, पहले किसी को इसको सर में कोई चोट लगी हो, स्ट्रोक हुआ हो, ट्यूमर तो नहीं है, कोई वैस्कुलर मेलफॉर्मेशन तो नहीं है। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स को भी हिस्ट्री में आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जो थे, स्लीप डिप्राइवेशन, सिस्टेमिक कोई डिजीज़, इलेक्ट्रोलाइट या मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट्स, ठीक है। अक्यूट इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, ड्रग्स जो रिड्यूस करें सीजर थ्रेशोल्ड को, या ड्रग या अल्कोहल का विथड्रॉ तो नहीं किया इसने अचानक से,
तो परसिपिटेट क्या चीज़ थी जिसकी वजह से इसको सीजर परसिपिटेट हुआ, वो ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है हिस्ट्री में। एग्जामिनेशन पे आए, एग्जामिनेशन में भी आपने प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स को ही ढूंढना है। कोई इंजरी तो नहीं है, सर में चोट तो नहीं लगी हुई सीजर के दौरान या लगी हो उसको। इसके अलावा मेंटल स्टेटस असेस करना है, लैंग्वेज और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो चेक करनी है पेशेंट की, ठीक है, कि उससे फिर आपको आइडिया होगा कि कोई और कॉज तो नहीं है सीजर का, या सीजर की वजह से उसको कितना जो है नुकसान हुआ है। अब डायग्नोसिस ऑफ द एपिलेप्सी में पहले तो आपने पेशेंट से ही डिटेल हिस्ट्री लेनी है। दूसरा, आपने जो आई विटनेस था ना जिसने अटैक के दौरान उसको ऑब्जर्व किया, उसका, उस अटेंडेंट का आपने इंटरव्यू लेना है, उस आई विटनेस का, ठीक है, पेशेंट और उस आई विटनेस का। स्पेसिफिक क्वेश्चन यही है कि आपने पूछना है कि क्या वजह थी, इवेंट जिसकी वजह से इसको अटैक हुआ। परसिपिटेटिंग जो थे, स्लीप डिप्राइवेशन, ड्रग, एल्कोहल, नियर टीवी स्क्रीन, टाइम ऑफ द डे और नाइट, कब हुआ था, ओरा के इसको सिम्टम थे और कितनी ड्यूरेशन का था, ठीक है, वो सिम्टम आपने ओरा वाले जो सारे थे, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, जर्किंग वगैरह मसल्स की, ये उससे पूछना है। और एबनॉर्मल मूवमेंट्स थी, लिम्ब स्टिफ हुए थे इसके, या जर्किंग हुई थी, ऑटोमेटिज्म जैसे ब्लिंकिंग, स्मैकिंग, स्लाइवेशन तो नहीं हुई, साइनोसिस ब्लू तो नहीं हो गया जिस तरह हमने देखा टॉनिक क्लोनिक में हो रहा था, क्लोनिक फेज़ में, टंग बाइटिंग, इनकॉन्टिनेंस जिस तरह क्लोनिक फेज़ में हो रही थी, पोस्ट इक्टल सिम्टम हुए वो सारे, हेडेक, कन्फ्यूजन, ड्राउजी, अनकॉन्शियस, वो पूछना है, लिम्ब में पेन उसके बाद हुआ, हेडेक हुआ, ड्राउजी हुआ, तो ये सिम्टम्स ही आपने पूछते जाना है, तो ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सूडो सीजर है या ट्रू सीजर है। एग्जामिनेशन में पहले तो आपने नेक और आइज़ को अस्कल्टेट करना है फॉर द ब्रूई, ठीक है, पल्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट अस्कल्टेशन करनी है, वाइटल्स वगैरह हो गए। ट्रॉमा का एविडेंस देखना है, ट्रॉमा सीजर के दौरान तो नहीं हुआ उसको, या उससे पहले कोई हुआ जिसकी वजह से सीजर हुआ हो। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस वाले पेशेंट में आपने स्किन लेजन्स देखनी है, विजुअल फील्ड और ऑप्टिक फंडाई भी आप चेक करेंगे, ठीक है, ऑफ्थेल्मोस्कोपी से। और लिम्स फॉर एविडेंस ऑफ हेमीपेरेसिस या हाइपर रिफ्लेक्सिया, जो कि आफ्टर सीजर हमें मिलता है, एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स या हेमीपेरेसिस, उनको एग्जामिन करेंगे। अब आता है इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है हमने सीजर वाले पेशेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमने मेटाबॉलिक या इन्फेक्शियस कॉज जो है सीजर का, उसको रूल आउट करना है, जिसकी वजह से सीजर हुआ है, इन्फेक्शन या कोई मेटाबॉलिक कॉज। तो क्या टेस्ट करवाते हैं हम, ब्लड सीबीसी करवाते हैं, उसमें हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिले तो यानी इन्फेक्शन है, ठीक है। ब्लड सीबीसी के अलावा सीरम, यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, रैंडम ब्लड शुगर करवाएंगे, सीरम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। लिवर फंक्शन टेस्ट, LFTs करवाने की, क्योंकि लिवर फेलियर में भी जो है सीजर्स होते हैं। टॉक्सिन्स को देखना है ब्लड में और यूरिन में, अगर आपको टॉक्सिसिटी सस्पेक्टेड है तो आप ब्लड एंड यूरिन में टॉक्सिन्स के लिए स्क्रीन करवाएंगे। लंबा पंचर भी किया जाता है, अगर मेनिंजाइटिस या एनसेफेलाइटिस सस्पेक्टेड है तो आप लंबा पंचर करवाएंगे, ठीक है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेटाबॉलिक या इन्फेक्शियस कॉजेज़ को रूल आउट करेगी, ठीक है। पहले ये कॉजेज़ आपने सीजर के रूल आउट कर लेने हैं, ठीक हो गया। लंबा पंचर, टॉक्सिन, LFT, सीरम, यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड सीबीसी। अब आता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, EEG। EEG मैंने आपको शुरू में इंट्रो में भी दिखाई थी किस तरह परफॉर्म होती है सारा। ये एक्चुअली ना इस्टेब्लिश भी करेगी, हम हेल्प करेगी इस्टेब्लिश एंड कैरेक्टराइज द टाइप ऑफ एपिलेप्सी कौन सी हुई है, ठीक है, क्योंकि टाइप हमें देखना बहुत ज़रूरी है, जनरलाइज या पार्शियल है उनकी भी फर्दर कौन सी टाइप है, उसी हिसाब से क्योंकि ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। एंटी कन्वर्जन ड्रग हमने देनी होती है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो टाइप की एपिलेप्सी होगी, तो वो हमें EEG से ही पता चलेगा कौन सी है। अगर पेशेंट को बार बार फ्रीक्वेंट सीजर हो रहा है, जैसे बच्चा है जिसको एब्सेंट सीजर है, तो उसमें EEG जो है कंफर्म करेगा प्रेजेंस ऑफ सीजर्स बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग स्पाइक्स या शार्प किस्म की वेव्स हमें उस पर नज़र आएंगी। इवन इंटरएक्टल पीरियड में, जो दो सीजर्स के दरमियान का पीरियड होता है, उसके दौरान भी हमें स्पाइक्स मिल रही हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंट सीजर्स वाले पेशेंट में तो आप समझ जाएंगे भाई इसको एब्सेंट सीजर है, इथोसेक्सिमाइड दे दें। आगे डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट। इसी तरह पेशेंट जिसको इनफ्रीक्वेंट सीजर हुए हैं तो उनमें EEG हमें क्या रिवील करेगी, इनफ्रीक्वेंट वाले में पोटेंशियली एबनॉर्मल एक्टिविटी मिलेगी इन बिटवीन द टू अटैक दैट व्हेन कंबाइंड विद क्लिनिकल या रेडियोलॉजिकल डेटा के साथ आप उसको देखेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा इस्टेब्लिशिंग द डायग्नोसिस, ठीक है। लेकिन हाउ एवर याद रखिएगा EEG नॉर्मल भी आ सकती है इन द इंटररेक्टल पीरियड, दो सीजर के दरमियान वाले पीरियड में नॉर्मल भी हो सकती है। तो ये मतलब नहीं है कि भाई नॉर्मल EEG तो रूल आउट हो गई, एपिलेप्सी नहीं है, इसको ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल भी हमें मिल सकती है। आइडियली EEG आपने कब करनी होती है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर स्लीप डिप्राइवेशन, ठीक है। उसकी स्लीप डिप्राइवेशन क्योंकि परसिपिटेटिंग फैक्टर है, तो उस वक्त आपने स्लीप डिप्रेशन की बात करेंगे तो ये हमें पोटेंशियल डायग्नोस्टिक यील्ड इंक्रीज़ करता है स्टडी की। EEG एपिलेप्सी में हमें स्पाइक्स या स्पाइक एंड वेव पैटर्न शो करता है, ठीक है, स्पाइक एंड वेव पैटर्न।
अगली ईईजी के बाद इन्वेस्टिगेशन है सीटी या एमआरआई। सीटी या एमआरआई याद रखिएगा, ये इमेजिंग हमें डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी में हेल्प नहीं करती, लेकिन ये बस कोई स्ट्रक्चरल जो कॉज है, जैसे ट्यूमर, इन्फेक्शन हो गया, इन चीज़ों को जो है रूल आउट करने में हेल्प करती है। ठीक है, कोई स्ट्रक्चरल कॉज को। तो जनरलाइज सीजर हमें पता है इडियोपैथिक होते हैं, पार्शियल जो है उनमें हाईएस्ट इंसिडेंस होता है कि कोई डिटेक्टेबल कॉर्टिकल हमें लेजन मिले, पार्शियल में ही कोई लीजन होती है क्योंकि वो फोकल होते हैं। तो इसीलिए पार्शियल सीजर जो है उनमें ही हमें इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, स्पेशली अगर वो फर्स्ट टाइम एडल्ट लाइफ में किसी को हो रहे हैं तो ज़रूर कोई ट्यूमर वगैरह होगा, तो उसको रूल आउट करने के लिए फिर उस पार्शियल वाले में ही हम सीटी एमआरआई ज़्यादातर करवाते हैं। एमआरआई ज़्यादा सुपीरियर है सीटी से, ठीक है। हावेवर सीएनएस में इन्फेक्शन या मास जो है सस्पेक्टेड है तो सीटी हमने पहले करना होता है, क्योंकि एमआरआई इमीडिएटली अगर अवेलेबल नहीं है, एमआरआई टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो हम पहले सीटी ज़्यादातर करवाते हैं। एक जनरल रूल है सीटी स्कैन जो है हम कब परफॉर्म करेंगे एपिलेप्सी वाले पेशेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट्स। सीटी आप सिर्फ तब करेंगे अगर वो एपिलेप्सी उसको 20 साल की उम्र के बाद हो रही है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई पॉसिबिलिटी है, भाई कोई ट्यूमर हो सकता है, 20 के बाद पार्शियल होता है और पार्शियल में ट्यूमर वगैरह हो सकता है, तो तब आप सीटी करेंगे, ठीक है। 20 एज के बाद वाला पेशेंट है। चेस्ट एक्सरे भी साथ करवा सकते हैं, क्योंकि लंग्स भी जो है प्राइमरी या सेकेंडरी नियोप्लाज्म की कॉमन साइट होते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि सीटी आपने अगर पार्शियल फोकल सीजर्स हो रहे हैं पेशेंट को, वही बात, पार्शियल सीजर्स कोई नियोप्लाज्म हो सकता है, फोकल एरिया में से हो रहा है ना, तो कोई मास ऑक्यूपाइंग लेशन हो सकती है, तो 20 ईयर्स के बाद वाले को, पार्शियल सीजर वाले को। दूसरा, अगर कंट्रोल सीजर्स का डिफिकल्ट हो रहा है, आपने ट्रीटमेंट भी दिया, दवाइयाँ दी, एंटी एपिलेप्टिक ले रहा है, फिर भी उसको सीजर्स हो रहे, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर हमने सीटी करवाना होता है, ठीक है। सीटी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता इफ़ कॉन्फिडेंट डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी जनरलाइज एपिलेप्सी कैन बी मेड क्लिनिकली। तो हमने कर ली है अगर प्राइमरी जनरलाइज की डायग्नोसिस की भाई इसको ये एपिलेप्सी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीटी करवाएं हर पेशेंट में, ठीक हो गया। तो ये जनरल रूल एक थोड़ा सा याद रखिएगा। तो मेटाबॉलिक इन्फेक्शंस कॉजेज ढूंढ लिए, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी कर ली, सीटी एमआरआई भी देख लिया। अब आता है पेट एंड स्पेक्ट। पेट यानी कि पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। और स्पेक्ट क्या होता है, सिंगल फोटोन एमिशन टोमोग्राफी। ये हमने ना सर्टेन पेशेंट्स ऑफ सीजर्स में करना होता है जो कि मेडिकल थेरेपी को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, एंटी कन्वर्जेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप पेट एंड स्पेक्ट करवाते हैं। इंटरेक्टल पेट करते हैं हम, जिसमें हमें पता चलता है कि कहाँ पे ब्लड फ्लो कम है सीजर्स के दौरान, और स्पेक्ट में जो है हाइपर परफ्यूजन रिलेटेड टू जो सीजर है वो हमें पता चलती है। तो इन्वेस्टिगेशन याद कर लें, फुल ब्लड काउंट, ESR, ब्लड यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, कैल्शियम, लिवर फंक्शन टेस्ट, साइफिलिस के लिए सीरोलॉजी, HIV के लिए चेस्ट एंड स्कल रेडियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, रूटीन EEG, सेडेटेड EEG, 24 आवर एम्बुलेटरी EEG, ECG, ठीक है। और वीडियो या EEG मॉनिटरिंग, जो वीडियो के थ्रू जो है अपने साथ वीडियो भी ले रहे होते हैं, पेशेंट का बिहेवियर भी देख रहे होते हैं, EEG भी मॉनिटर हो रही होती है। इसी तरह EEG विद स्पेशल इलेक्ट्रोड्स, जो फोरामेन, ओवेयर एंड सबड्यूरल इलेक्ट्रोड्स लगा के की जाती है। कंप्यूटराइज टोमोग्राफी हम करवाते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये इन्वेस्टिगेशन OSP में भी आ सकती है कि भाई एपिलेप्सी की इन्वेस्टिगेशन लिखें, तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे, ठीक हो गया। अब आती है मैनेजमेंट, किस तरह से आपने मैनेज करना है एपिलेप्सी वाले पेशेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है इमीडिएट केयर ऑफ द सीजर, और दूसरा है इमीडिएट केयर में सबसे पहले अभी सीजर हुआ है पेशेंट को, तो फर्स्ट एड जो रिलेटिव या जो कोई विटनेस जिसको सीजर वाले पेशेंट को देख रहा है, विटनेस हुआ है, वो उसको क्या फर्स्ट एड देगा, और दूसरा इमीडिएट मेडिकल केयर क्या होगी। तो लिटिल कैन बी डन फॉर पर्सन हैविंग अ मेजर सीजर, लेकिन फिर भी कुछ सिंपल गाइडलाइंस हैं। फर्स्ट एड जो कोई रिलेटिव देगा या विटनेस देगा, आई विटनेस, उसने ये करना होता है सबसे पहले खतरे वाली जगह से उस सीजर वाले पेशेंट को दूर ले जाना है। फायर है, वाटर है, मशीनरी, फर्नीचर, गिरेगा चोट लगेगी, तो उस चीज़ें से हटाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट एड आपको भी अगर कोई पेशेंट ऐसा मिलता है तो आपने ऐसा करना है, उसको पहले डेंजर वाले एरिया से दूर ले जाना है। कन्वर्जेंस के जैसे ही उसके सीजर रुका, कन्वर्जन सीज हुई, तो आपने उसको रिकवरी पोजीशन में ले आना है। रिकवरी पोजीशन क्या होता है पूछा जा सकता है, ये सेमी प्रोन पोजीशन होती है। साइड बॉडी रोल करना होता है पेशेंट को, थोड़ा सा उसका जो हेड है पीछे की तरफ होगा, टिल्टेड होगा, इससे चोकिंग वगैरह एस्पायरेशन प्रिवेंट होगी, ठीक है। एयरवे क्लियर रहेगा, तो आपने इंश्योर करना है कि उसका एयरवे क्लियर, और आपने रिकवरी पोजीशन में उसको रखना है और चेक करना है कि एयरवे क्लियर है। याद रखिएगा कि इसके मुंह में आपने कोई चीज़ जो है इंसर्ट नहीं करनी, क्योंकि पेशेंट तो है सीजर में टंग बाइटिंग करता है, लेकिन उस चीज़ को नहीं रोका जा सकता, ठीक है। तो बस कुछ मुंह में ना डालें कि भाई टंग बाइटिंग हो रही है, हम उसको रोकने की कोशिश करें। अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा कन्वर्जेंस रह रही हैं, बार बार हो रही हैं, या 5 मिनट से ज़्यादा हैं, और पेशेंट जो है कॉन्शियसनेस नहीं रीगेन कर रहा, बेहोश ही है, तो आपने समन करना है अर्जेंट मेडिकल अटेंशन, ठीक है। इसी तरह अगर पेशेंट ड्राउजी और कन्फ्यूज है, होश में आने के बाद भी वो ड्राउजी कन्फ्यूज है 30 to 60 मिनट, तो आपने उसको अकेला नहीं छोड़ना जब तक कि उसकी फुली रिकवरी नहीं हो जाती, फुली रिकवर नहीं होता आफ्टर सीजर,
ठीक हो गया। फिर इमीडिएट मेडिकल केयर में वही बात कि एयरवे क्लियर रखना है, ऑक्सीजन हमने देनी होती है क्योंकि सेरेब्रल हाइपोक्सिया ऑफसेट हो, जल्दी हमने ऑक्सीजन देना होता है। एंटी कन्वर्जन हम आईवी में देते हैं, जैसे डायज़ेपाम जो बेंजोडाइज़ेपिनिन 10 मिलीग्राम। ओनली इफ़ द कन्वर्जन्स आर कंटिन्यूस या बार बार रिपीटेड हो रही हैं तो फिर आप देंगे, जिस तरह हम स्टेटस एपिलेप्टिकस में ये दे रहे होते हैं, मैनेज करेंगे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसीलिए आपने आईवी में डायज़ेपाम दे सकते हैं। टेक ब्लड फॉर एंटी कन्वर्जन लेवल इफ़ नोन, ठीक है, ब्लड भी हम ले लेंगे एंटी कन्वर्जन के लेवल को मेजर करने के लिए। तो इमीडिएट केयर के बाद अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कंडीशन, ठीक है। अंडरलाइंग कंडीशन जो है अगर वो करेक्टेबल है प्रॉम्प्टली तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग थेरेपी अननेसेसरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अब दवाइयों पे ले आएँ, एंटी एपिलेप्टिक्स दे रहे हैं। अगर अंडरलाइंग कंडीशन सही हो सके तो उसको सही करेंगे, लेकिन हाउएवर अंडरलाइंग कॉज जो है वो अगर करेक्ट नहीं हो सकता, प्रॉम्प्टली सही नहीं किया जा सकता और पेशेंट को रिस्क है कि भाई अब इसको और ज़्यादा सीजर होने का खदशा है, तो फिर अब आप उसको एंटी कन्वर्जेंट थेरेपी देंगे। वरना पहली प्रायोरिटी हमारी अंडरलाइंग कॉज ही होता है, उसको ही प्रॉम्प्टली आपने सही करना है। हाइपोग्लाइसीमिक के ग्लूकोज दे दें या उस तरह का जो कॉज है। फिर एंटी कन्वर्जेंट ड्रग थेरेपी की अलग इंडिकेशन है, कब आपने देनी है, इंडिकेट करनी है। याद रखिएगा, एक सीजर है ट्रेडिशनली माना जाता है, सिंगल सीजर में हमने कभी भी दवाई नहीं देनी। सिंगल सीजर जो है इंडिकेशन होता है कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, उसको असेस करें कि भाई अंडरलाइंग कॉज क्या है, ठीक है। ड्रग नहीं देनी सिंगल सीजर में अनलेस कि उसको दूसरा अटैक नहीं होता, सेकंड अटैक फॉलोज, या फिर पेशेंट को आइडेंटिफाइड कोई लेजन है, जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है, ठीक है, उसका एविडेंस है कि भाई इसको कोई ऐसी लेजन है जो कि एपिलेप्टोजेनिक है, वो एपिलेप्सिक करवाएगी, ब्रेन की कोई लेजन आइडेंटिफाई हो चुकी है, ऐसा केस है, या उसको सेकंड सीजर हुआ है, तो उस केस में फिर आप ड्रग देंगे। वरना एक अकेले सिंगल सीजर में आपने नहीं देनी होती दवाई, आपने कॉज को ढूंढना होता है, इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है, असेसमेंट करवानी होती है। लेजन है अगर तो दे देंगे, वरना सिंगल सीजर बेवजह हो रहा है तो उसमें आपने सिंगल सीजर में नहीं देना जब तक कि दूसरा सीजर ना हो। तो ड्रग ट्रीटमेंट जो है वो आपने 2 सीजर के बाद ही कंसिडर करना होता है। सिलेक्शन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का वही बात कि डिपेंड करता है कौन सी टाइप की उसको एपिलेप्सी हुई है, कौन से टाइप का सीजर हुआ है। डोज़ की बात करें, डोज़ हमने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना होता है जब तक कि पेशेंट के सीजर कंट्रोल नहीं हो जाते, ठीक है, या उसका जो साइड इफ़ेक्ट है ड्रग का वो प्रिवेंट करे फर्दर इंक्रीज़। साइड इफ़ेक्ट जैसे सिडेशन होती है सीजर्स में, अटैक्सिया वगैरह, बोन मेरो वाले सप्रेशन, रैश, तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आप उसको नहीं दे पा रहे, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स प्रिवेंट कर रहे हैं कि भाई अब डोज़ ना बढ़ाएं, ऐसी कंडीशन है। या फिर आपने इतना डोज दे दिया बढ़ाते बढ़ाते कि अब सीजर्स रुक गए हैं, तो तब तक आपने डोज बढ़ाते जाना है, ठीक है। सीजर्स रुक जाएं या उसके साइड इफ़ेक्ट प्रिवेंट करें फर्दर इंक्रीज। अगर जो है सीजर फिर भी कंटिन्यू रह रहे हैं डिस्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट एट द मैक्सिमल टॉलरेंस डोज, आपने मैक्सिमल टॉलरेंस डोज दिया फिर भी उसको सीजर्स हो रहे हैं, तो फिर आपने एक सेकेंड ड्रग जो है ऐड करनी होती है और डोज़ इंक्रीज़ करना होता है डिपेंडिंग ऑन द टॉलरेंस, फिर डोज़ बढ़ाना होता है। फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है तो फिर आप आ जाते हैं थर्ड ड्रग पे, ठीक है। तीसरी ड्रग फिर आपने ऐड करनी होती है, जाकि बल्कि जो पहली 2 थी उनको मेंटेन रखना होता है और तीसरी ऐड करनी होती है, ठीक हो गया।